वो सुसाइड नहीं, मर्डर था माँ। एक इमोशनल कहानी पढ़ के आपको रोना आ जाएगा। सुबह के 7:30 बजे जब अन्नू स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से डोर सरकाया, देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई तो पापा सोफे पर बेसुध सो रहे थे। अपने रूम में जाकर अपनी गुल्लक से 50 रुपये निकालकर पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर बस के लिए निकलने लगी तो सुधा आई। अन्नू बेटा, आलू का पराठा बनाया, खा लो। अन्नू ने मायूस नज़रों से सुधा आंटी को देखा। नहीं आंटी, भूख नहीं है। सुधा ने जबरदस्ती टिफ़िन उसके बैग में डाला। अन्नू स्कूल के लिए निकल गई। सुधा सोचने लगी, बेचारी छोटी बच्ची, साहब और मेम साहब के लड़ाई झगड़ों से इस 13 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई। सुधा पिछले 10 सालों से सुनैना व संजय के यहाँ काम कर रही है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। अन्नू उनकी इकलौती बेटी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर हर समय दोनों लड़ते ही रहते हैं। संजय पिछले कुछ समय से सुनैना से तलाक चाह रहा है और चाहता है अन्नू की जिम्मेदारी सुनैना उठाए, और सुनैना अन्नू की जिम्मेदारी संजय को देने के साथ जायदाद में हिस्सा भी चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी अन्नू स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है, केवल सुधा आंटी से ही बात करती है। रोज की तरह सुनैना और संजय ने नाश्ता अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से फ़ोन आया कि हॉस्पिटल पहुंचो, अन्नू को चोट लग गई। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि अन्नू बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई। आईसीयू में रखा गया है। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ पर जिंदगी मौत से हार गई। सुनैना और संजय स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा कि वो अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। अन्नू की दादी भी आ गई थी। बेटा बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई। टीचर स्टूडेंट सभी ने बयान दिए कि यही पता चला है कि बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गई। 13वां निपटाने के बाद संजय ने अपनी मां को रोकना चाहा, पर उन्होंने आंसू भरकर कहा, तुम दोनों खूनी हो। तुम्हारी जिद मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी जान ही ले ली। माँ चली गई। सुधा तब से सदमे में थी। फिर उसे जैसे ही होश आया, उसने अपने आप को संभाला और संजय और सुनैना से कहा, मैम साहब, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊँगी। इस घर की दीवारें मेरी अन्नू की सिसकियों से भरी हैं। उसे मैंने कभी अपनी गोद में कभी छिपकर रोते हुए देखा है। मेरा मन किया कि उसे लेकर भाग जाऊं, पर मैं डरपोक ऐसा भी नहीं कर सकी। अगर चली जाती तो शायद आज वो जिंदा होती। संजय और सुनैना के पास अब कुछ शायद कहने को नहीं था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ़ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर खामोशी इख्तियार कर चुकी थी। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से सुनैना ने अन्नू के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। महीनों दोनों उसके कमरे में कदम नहीं रखते थे। कैसे माँ बाप थे वो दोनों। उसका रूम, उसका बेड, उसका तकिया, उसकी किताबें, उसके पेन, उसकी पेंसिल, स्कूल बैग सब वैसे ही रखा था। अलमारी खोली तो उसे कपड़े नीचे गिर पड़े। उसका हल्का ब्लू नाइट सूट जिसे वह अक्सर पहनती थी। सुनैना रोते हुए उसमें से सामान निकालने लगी, तभी उसके हाथ एक रेड कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। आगे के कुछ पन्ने फटे हुए थे। पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तान छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी, क्योंकि डियर का मीनिंग प्यारा होता है। पापा, आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी है, और मम्मी, आप पापा को कहती हो तुम्हारी बेटी है। आप दोनों ये क्यों नहीं कहते कि हमारी बेटी है। अगले पेज पर था, पता है, जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ, मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी जब भैया को प्यार से मेरा बच्चा कहती हैं तो मुझे लगता है कि मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ। मम्मा, मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी मेरा बच्चा नहीं कहा। एक पेज पे लिखा था, मम्मी, मैं जब बुआ के घर जाती हूँ तो वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, पर खाना हमेशा नक्स की पसंद का बनाती हैं। मम्मा, मुझे राजमा बहुत पसंद है। मैंने आपको बनाने को कहा था, पर आपने कहा मुझे परेशान मत करो, जो खाना है
सुधा आंटी को बोला करो, वो बना देगी। मम्मा, मैंने राजमा खाना छोड़ दिया, अब अच्छा नहीं लगता। पापा, मुझे आपके चिल्लाने से बहुत डर लगता है। पापा, मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती हूँ, पर आप कहते हैं कि आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पापा, जब चीनू मौसी और मौसा जी मुझे और विपुल को आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं तो वो भी कभी ऐसा नहीं कहते। पता है मम्मी, मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये ना सुनाई दे कि अन्नू को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ ना सुनाई दे। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान ना करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते? एक पेज पे लिखा था, थैंक यू सो मच सुधा आंटी, मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता है अपने पास बुलाने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए। अंतिम पेज पे लिखा था, दादी आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस, मैं कभी तंग नहीं करूँगी। सुनैना डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। संजय भी उसकी रोने की आवाज़ सुनकर आ गया। सुनैना ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया और ज़मीन पर बैठ गया। सुनैना रोते हुए बोली, संजय, पता है वो एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी, या मर्डर था, जो हमारे हाथों तो नहीं, लेकिन वजह हम ही थे। जिस रिश्ते को हम लोग बोझ समझते थे, हमारी अन्नू ने उससे हमें आज़ाद कर दिया। संजय, हम दोनों ने अपनी बच्ची का खून किया है। और संजय फूट फूट कर रो पड़ा। दोस्तों, ये कहानी हर उस घर की है जहाँ माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं। यह घर टूटकर बिखरते हैं और उन टूटे रिश्तों का सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे भरते हैं। अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दे सकते तो आपको बच्चे को जन्म देने का भी कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश का मतलब रुपये पैसे या सुख सुविधा का होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप बच्चे को जब आपकी ज़रूरत हो तब आप उसके कितने करीब हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।